नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का हुआ राष्ट्रव्यापी शुभारंभ। बरेका प्रेक्षागृह में 66वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण का किया गया आयोजन। सीएचएस प्रवेश के संदर्भ में बीएचयू एबीवीपी इकाई ने केंद्रीय कार्यालय पर की भूख हड़ताल। और के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में जीके क्विज कंपटीशन का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ। विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों को अपने कैंपस की परिधि से बाहर निकलकर उन लोगों के उत्थान एवं कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता है जो अब भी पिछड़े तथा वंचित हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुक्रवार को डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के लिए एकत्रित हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, वरिष्ठ शिक्षाविदों तथा शिक्षक समुदाय के सदस्यों को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यही संदेश था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने पिछड़ों और वंचितों तथा विकास की दौर में पीछे छूट गए वर्गों को शिक्षित करने, उनके सशक्तिकरण तथा कल्याण में विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका की चर्चा की। राज्यपाल तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। ये केंद्र 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं और इनमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान नई दिल्ली तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र तथा डॉक्टर अंबेडकर पीठ योजनाओं को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर व आदान प्रदान हुआ। आज बीएचयू में इतना बड़ा सम्मान आपको दिया गया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। कभी बीएचयू में आना जाना रहता था, यहाँ पढ़ाई करते थे हम, बहुत लोग सहयोग भी करते थे, कभी कभी फटकार भी मिलते थे, लेकिन मैं ऑब्लाइज हूँ बीएचयू के पूरे लाइब्रेरी का प्रशासन का कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत फायदा लिया। लेकिन अभी इस कार्यक्रम को बुला के जहाँ पर पिछड़े बच्चों को, हाशिए पर बैठे बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही, उसमें एज ए अतिथि बुलाकर उसे सम्मान दिया गया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण सम्मान है। देखा जा रहा है कि सिर्फ बीएचयू नहीं, जितने विश्वविद्यालय से कुलपति आए हैं उनके भी आकर्षक के केंद्र आप हैं, आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? ये हमारे जो भी कुलपति लोग हैं वो हमारे गुरुजन हैं। हमारा सौभाग्य है कि उनसे बातचीत और उनसे कुछ सीखने का मौका। सर, देखा जा रहा है कि दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को इस योजना में जोड़ा जा रहा है। आपके साथ भी तमाम संघर्ष आपने किया है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और आगे भी कार्य किया है आपने। क्या लगता है कि इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है? जरूर फायदा मिलेगा। सरकार की अच्छी इच्छा है, चाहती है कि भाई दलित बच्चे पढ़े, आगे आए और ऐसे दलित बच्चे पढ़े जिनके बहुत से शिक्षा बाहर हो रही है। तो इसके लिए मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम मंत्री जी और उनकी टीम को धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन और करूंगा कि जिस तरह दलित बच्चों की बात की जा रही है, इसके साथ साथ समान वर्ग के साथ साथ और वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ाई से थोड़े अछूते हैं, उनके लिए भी क्या कार्य करने चाहिए? उसके लिए सरकार काम कर रही है। जो भी बच्चा, हम लोग तो सुपर 30 के तहत इस बात का ख्याल हमेशा रखें, चाहे बच्चा किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर उसमें मेरिट है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अलग अलग श्रेणी के बच्चों को जरूर लाभ। सर, एक बात ये कहें कि आप जो है अकेले हैं और इतनी यूनिवर्सिटी है, बच्चे पढ़ने चाहेंगे तो कैसे उनको आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे एक साथ इतने बच्चों? सरकार की भी योजना है, हम लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के बच्चों तक। बरेका प्रेक्षागृह में 66वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
बरेका के स्थानीय प्रेक्षागृह में आयोजित 66वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर संरक्षा, सुरक्षा, समय पालन, रेल राजस्व वृद्धि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले कुल 66 अधिकारियों कर्मचारियों को महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने नगद पुरस्कार, पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही महाप्रबंधक ने बरेका के 8 अनुभागों को सामूहिक पुरस्कार प्रदान किए। व्यक्तिगत पुरस्कारों की श्रृंखला में सर्वप्रथम रेल मंत्रालय द्वारा विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय रेल पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले बरेका के सहायक विद्युत इंजीनियर अखिलेश खरे को महाप्रबंधक ने सम्मानित किया। समारोह में पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने कहा कि कोविड महामारी से प्रभावित इस विषम परिस्थिति में भी बरेका के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी कार्यक्षमता से न केवल उत्पादन क्षमता को बनाए रखा बल्कि गत वर्ष के मुकाबले अधिक लोकोमोटिव का उत्पादन भी किया। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है उद्देश्य? आज जो कार्यक्रम हुआ है वो रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह था। 2020 और 21 के लिए हमारे 66 कर्मवीरों, बरेका कर्मियों और अधिकारियों को महाप्रबंधक ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। और जैसा कि आपको पता है कि बरेका नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। इस क्रम में आज का जो पुरस्कार था वो 66 लोगों को जरूर मिला है, लेकिन ये अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणादायक बनेंगे ताकि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर कार्य हमारे कर्मचारी कर सकें। महाप्रबंधक महोदय ने कर्मचारियों का, अधिकारियों का बहुत उत्साहवर्धन किया है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में इसी प्रकार से हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत और परिश्रम से कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जो भी हमें लक्ष्य मिलेगा उसे हम समय से पूरा कर पाएंगे। सीएचएस प्रवेश के संदर्भ में बीएचयू एबीवीपी इकाई ने केंद्रीय कार्यालय पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। सीएचएस में ई लॉटरी और मेरिट आधारित प्रवेश के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय कार्यालय पर भूख हड़ताल की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा केंद्रीय कार्यालय पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की गई एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर जल्द स्कूल प्रवेश परीक्षा को बहाल नहीं किया गया तो उग्र एवं अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने ई लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया। भूख हड़ताल के दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भूख हड़ताल के दौरान राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह, सौरभ राय, अधोक्षज पांडे, सर्वेश सिंह इत्यादि बड़ी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किस तरह का भूख हड़ताल करके बैठे, क्या मांगे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबंधित जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसमें प्रवेश की जो प्रक्रिया ई लॉटरी और मेरिट के माध्यम से करने का विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय है उसका विरोध हम सभी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन कुंभकर्ण की भांति निद्रा में सोया हुआ है और छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो मांग है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज इसी विरोध के क्रम में यहाँ केंद्रीय कार्यालय पर 6 छात्र यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया एवं सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया तो यह जो आंदोलन है यह निश्चित काल के लिए आगे चलेगा। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में जीके क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया।
के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की गिरजाघर स्थित शाखा में जीके क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों द्वारा गणेश वंदना पर भावपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति कर किया गया। इसके बाद विद्यालय के चेयरमैन अनंत चतुर्वेदी एवं आनंद चतुर्वेदी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन द्वारा विजयी टीम को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका अभिलाषा एवं शिक्षक लोकेश द्वारा किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में संस्था के उप चेयरमैन कृतेश, ऋषभ चतुर्वेदी, रिंकल सेठ, शिवानी समीर, श्रेया, फरीन इत्यादि समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं का बच्चों का क्विज कम्पिटिशन गिरजाघर ब्रांच में ऑर्गेनाइज किया गया था और जीके क्विज कम्पिटिशन में बहुत बच्चों ने भाग लिया। इसमें साइंस के सबसे ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया और पूछा और बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और उसके साथ साथ जितने रैंक होल्डर बच्चे थे उनको भी आज हम लोगों ने सम्मानित किया है। जिस तरह से परफॉर्मेंस बच्चों का था वो देख के ये लगता है कि बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर है इस इन्वायरमेंट के लिए, इस अर्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और इसी तरह से कार्यक्रम बहुत चलते रहे, अच्छे होते रहे, यही हम लोग की आशा है और यही हम लोग प्रयास है। थैंक यू वेरी मच। सर, किस तरह का ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है? के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी के गिरजाघर ब्रांच में जीके क्विज कॉन्टेस्ट का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें चारों जगहों के बच्चों ने भाग लिया। इसमें विनर रहे गिरजाघर ब्रांच के बच्चे, तो आज उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। और इसके अलावा जो रैंक होल्डर बच्चे हमारे गिरजाघर के पास हुए थे उनको आज सम्मानित किया गया है, उनको मेडल पहना के सम्मानित किया गया है। और बच्चों की जीके क्योंकि ज़्यादा तेज़ होना आज के प्रदेश में बहुत ज़रूरी है। बच्चे तो पहले से ही तेज़ हैं, लेकिन उनको और भी अच्छा बनाने के लिए टीचर्स ने जो प्रोग्राम किया वो सराहनीय है। इसके लिए मैं सारे टीचर्स, सारे फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। भारतीय लाइफ इंश्योरेंस एजेंट संघ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। भारतीय लाइफ इंश्योरेंस एजेंट संघ का 5वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में होने जा रहा है, जिसमें कई प्रदेश के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं मंडल के पदाधिकारी सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भाग लेंगे। आगामी 26 एवं 27 अप्रैल को होने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव एवं वित्त प्रभारी गिरीश आर्य तथा विकास अधिकारी संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जगदीश ठक्कर उपस्थित होंगे। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। आज क्या मुख्य उद्देश्य बुलाने का था? आज पत्रकार वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा भारतीय लाइफ इंश्योरेंस एजेंट संघ का अखिल भारतीय स्तर का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो हर 3 साल में होता है, आपके शहर वाराणसी में होने जा रहा है, जो कि 26 और 27 अप्रैल को यहाँ पर संपन्न होगा। 25 तारीख को भोपाल मंडल की हमारे साथियों की मीटिंग होगी और इसमें हम हमारे अभिकर्ता साथियों की जो परेशानियां हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे और हमारे त्रिवार्षिक नए पदाधिकारियों का चयन भी इस वाराणसी शहर में संपन्न होगा। तो कौन कहाँ के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं? इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बम्बई महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, सतारा, पूना, गुजरात, बड़ौदा मध्य प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र और वाराणसी प्रॉपर से पंजाब। लगभग कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें क्या कार्यक्रम होगा? इसमें आम कार्यकर्ता को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्तर के, जोनल स्तर के, मंडल स्तर के और शाखा स्तर के और कुछ विशेष अतिथि जो बुलाए गए हैं वही भाग लेंगे। इसलिए लगभग इसमें 100 अभिकर्ता की उपस्थिति रहेगी और इसमें लगभग हमारी जो प्रस्ताव हम पारित करेंगे, लगभग 18 मुख्य मांगे हैं हमारी, जिन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो मांगे हम यहाँ पे रखेंगे और उन्हें यहाँ प्रस्ताव को यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब्दुल रहीम शाह बाबा के दरगाह पर रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ। बेनियाबाग स्थित अब्दुल रहीम शाह बाबा के दरगाह पर 20वें रमजान शरीफ के मौके पर दरगाह अब्दुल रहीम शाह कमेटी के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। रमजान के मुबारक महीने में दूर दराज से आए हुए जायरीन आम जनता ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और रोजा इफ्तार में शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक साथ रोजा खोला। काजी जी, आज यहाँ पर किस दरगाह पे किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है? आज ताने रहीम साहब पे आज सबीना और रोजा खुलिया थी 20वीं रमजान को, जो हम लोगों ने सारे भाइयों ने सारे मेहमानों ने मिल करके इसके सहयोग में गद्दी नसीर मोहम्मद साहब और जो हमारे छोटे भाई लोग पप्पू सलीम मिराज सब सारे भाई भतीजा मिल करके और हमारे आए हुए जायरीन भी मिल करके इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। रोज़ा खोलने का सबीने का आज आसानी रहीम साहब के बेनियाबाग। बात की जाए तो क्या हर साल रमजान में इस तरीके ये हर साल बाबा रहीम साहब की जो मस्जिद औरंगाबाद पुलिस चौकी के पीछे है उसमें 7वीं रमजान को तरावी खत्म होती है। 20वीं रमजान को आसानी रहीम साहब पे रोज़ा खोलने की वो सबीना है और रोज़ा खुलिया है। कभी सिर्फ जाना जाते हैं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे रोज़ा खुलिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं रखा है। पूरे हमारे हिंदू मुसलमान मिलकर के इस चीज़ को उन लोगों को सम्मान के साथ यहाँ के रोज़ा खोला। आप देख भी सकते हैं। इफ्तार के बाद क्या इंतजाम रखा गया है? इफ्तार के बाद हम लोगों ने वेज पुलाव जो कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर खाते हैं यहाँ बिना चेक। कितनी संख्या में भीड़ हुई थी आज? कम से कम समझते हैं कि 100 सवा 150 लोग यहाँ मौजूद हैं। आसानी रहीम साहब पे हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं रखा है। रोज़ा खुलिया का मेन मकसद क्या होता है? रोज़ा खुलिया जो रमजान शरीफ का मुबारक का महीना इस महीने में मनाया जाता है और बरकत का महीना भैया, रोज़ा नमाज ज़कात फितरा सब कुछ इसी महीने में होता है। संकटमोचन संगीत समारोह की तीसरी निशा में गीत नृत्य वादन की त्रिवेणी बही। संकटमोचन महाराज के दरबार में शुक्रवार की रात दक्षिण और उत्तर भारतीय गायन शैलियां एकाकार हुईं। संगीत समारोह की तीसरी निशा का आगाज भरतनाट्यम नृत्य से हुआ। पवित्र कृष्ण भट्ट ने पहली बार हाजिरी लगाते हुए संकटमोचन के दरबार में नया प्रतिमान स्थापित किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित दीपक मजुमदार के योग्यतम शिष्य पवित्र ने नृत्य प्रस्तुति का आरंभ आदि शंकराचार्य रचित शिव पंचाक्षर स्तोत्र से किया। वहीं इसके बाद एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शकगण शामिल रहे। विश्व पुस्तक दिवस पर पुस्तक प्रेमियों ने आधुनिक समय में पुस्तक के महत्व को बताया। 23 अप्रैल किताबों से प्यार करने वाले लोगों के लिए खास दिन होता है क्योंकि हर साल इसी दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। साहित्य के इतिहास में इस तारीख का अहम स्थान है। दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है ताकि किताबों की अहमियत को समझा जा सके। किताबें महज कागज का पुलिंदा नहीं बल्कि वे भूतकाल और भविष्य काल को जोड़ने की कड़ी का काम करती हैं। साथ ही संस्कृतियों और पीढ़ियों के बीच में एक पुल की तरह होती हैं। वर्तमान समय में पढ़ाई ज़्यादातर ऑनलाइन हो चुकी है। स्टूडेंट मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य माध्यमों से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पुस्तकों का अपना अलग स्थान और महत्व होता है। पुस्तक से सबको बहुत प्यार है। पुस्तक कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पुस्तक और कलम हम अमर होनी चाहिए। और जो हमारे महान विभूतियाँ हैं जो पुस्तक से ही आगे बढ़े हैं, कई विद्वान हैं जो हमेशा से मतलब कि बढ़ते आए हैं और उनकी वजह से
अब की भी जनरेशन पुस्तक पे ही है। ऑनलाइन तो चल ही रहा है, लेकिन वो लोग भी, उनमें से भी कुछ भी हैं जो पुस्तक से ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो पुस्तक में होती है। तो आगे क्या कहना चाहेंगे, पुस्तक क्या अमर रहना चाहिए? ज़रूर अमर रहना चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है उन सब चीज़ों से। आज क्या कहना चाहेंगे, पुस्तक की कितनी आवश्यकता है जबकि आज के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है? जी देखिए, आज पुस्तक दिवस है, वर्ल्ड बुक डे। पुस्तक हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और बहुत, मतलब अब तो ऑनलाइन का भी ज़माना है, लेकिन पुस्तक जो है उससे ज़्यादा ज्ञान होता है। भले ऑनलाइन बहुत है, गूगल है, यूट्यूब है, उससे सारे आजकल के न्यू जनरेशन है जो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुस्तक है उससे उसका महत्व बहुत ज़्यादा है हम लोग की ज़िंदगी में। इससे कितनी प्रेरणा मिलती है आपको? पुस्तक पढ़ने से अच्छाई इसमें है या ऑनलाइन, किससे आगे बढ़ सकते हैं आप? ऑनलाइन से भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़नी चाहिए देश की। बच्चे जो है उन लोग को सब समझ आना चाहिए ऑनलाइन क्या है, लेकिन पुस्तक जो है, पुस्तक से ज़्यादा आपको मतलब प्रेम होता है बच्चों को, क्योंकि पुस्तक आप हर जगह पढ़ सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, और पुस्तक जो है आप हर जगह कैरी कर सकते हैं और उसको आराम से पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा आपका। तो पुस्तक अभी चलते रहना, पुस्तक हमेशा चलता रहना चाहिए, आगे वाले जनरेशन में भी पुस्तक रहना चाहिए, कभी ये पुस्तक खत्म नहीं होनी। मुख्यमंत्री के लाउडस्पीकर फैसले पर जनता की राय जानी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान, मस्जिद हो चाहे मंदिर, एक सीमा में लाउडस्पीकर होना चाहिए। इस संदर्भ में केटीवी के संवाददाता ने आम जनता से बात की और इस पर उनकी राय जानी। स्पीकर को लेकर जो मुद्दा आ चुका है, जो कि बड़ा बयान मुख्यमंत्री जी का जो आया है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो कि दिल्ली में हुए हिंसा जहांगीरपुरी के बाद वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी तक भी लाउड स्पीकर का मामला आ चुका है। तो इसी को लेकर इस समय हम जुम्मे का दिन है और नमाज खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्जिद से जो लोग निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे भाई साहब यहाँ पे नमाज पढ़े निकले हैं। भाई साहब का नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान जी, जिस तरीके से लाउड स्पीकर का जो मामला चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला आया है दिल्ली हिंसा के बाद कि लाउड स्पीकर चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसकी सीमा में होना चाहिए, अंदर कंपाउंड तक होना चाहिए। तो क्या लगता है, इस बात से सहमत हैं आप? जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। किसी का ये हक दबाया जा रहा है। हम अपने मंदिर में अपना कार्य करिए, हम अपनी मस्जिद में अपना कार्य करें, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका नाम सर? समीम अहमद। समीम अहमद जी, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला आया है लाउड स्पीकर को लेके, क्या लगता है फैसला सही है या गलत है? मतलब मस्जिद के अंदर ही अजान होना चाहिए और चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो? मस्जिद के अंदर अजान होना चाहिए, जितने जैसे अजान होती है। ठीक है, चलिए मस्जिद मतलब कि कुछ लोग सहमत है और बता रहे हैं कि और भाई का नाम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला। जी बताइए, जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर जो मामला चल रहा है, इतना दिल्ली में हिंसा भी हुआ, फिर लाउड स्पीकर का जो सीएम मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान जो है कि लाउड स्पीकर जो अजानें होती है वो कंपाउंड मतलब मस्जिद के अंदर तक, बाहर तक नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो हिंदू धर्म की मंदिर हो, पूजा पाठ जो होती है उसको भी लाउड स्पीकर जो लगाते हैं वो भी अंदर ही हो, तो इस पर कितना सहमत है आप? देखिए, इसमें तो लोग तो जो मार्केट में रहते हैं, ख़ास तौर से उनको बुलाने के लिए अजान दी जाती है, और उन्हीं को लोगों को बुलाने के लिए अजान दी जाती है। तो जब लोगों को आवाज़ पहुँचेगी नहीं तो वो आएंगे बस। चलिए, बिल्कुल। अजान का मेन विषय क्या होता है? मेन विषय यह है कि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त है, उनको बुलाया जा रहा है मस्जिद की तरफ, वो आ जाए, बस 2 मिनट की बात होती है उसमें। कंपाउंड में बाकी का जो अजान के अलावा जितने जलसे हैं या उनकी तकरीर वगैरह है तो उसमें कंपाउंड तक आवाज़ रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोगों को बुलाने का बात है, मार्केट तक, घरों तक आवाज़ पहुंचना जरूरी है। फैसले से आप सहमत नहीं, संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट। क्या लग रहा है, मतलब मुख्यमंत्री जी क्या संदेश, क्या अपील करना चाहिए? अजान के लिए तो माइक की छूट होनी चाहिए। कैसी छूट होना चाहिए? लोगों के लिए आवाज़ जब पहुंचेगी नहीं अजान की तो वो आएंगे कैसे नमाज के लिए? जी बिल्कुल। उसके वही साथ साथ एक बड़ा बयान ये भी है, शोभा यात्रा जो निकलती है, हाँ, जुलूसों में, बाकी चीज़ों में, वो सभी चीज़ों में जो है ज़रूरी है कि वो जो लाउड स्पीकर के नियम हैं वो पूरे के पूरे फॉलो होने चाहिए। मस्जिद जो आपने कहा कि अजान बाहर तक आनी चाहिए, इस पे मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? क्या फिर से विचार करना चाहिए? बिल्कुल इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उस पर जो है मुख्यमंत्री जी को भी या और जो भी प्रशासन है उसको फैसला लेना चाहिए कि अजान का कोई ऐसा विवाद अभी असल में आया नहीं है, सब वायरल है कि वैसे कोई प्रशासनिक फैसला है। मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के द्वारा नोटिस दी जा रही है, उसमें जो है परमिशन की छूट होगी जहाँ तक अंदाजा है,
और मस्जिदों को जो है वो परमिशन मिलेगी इस चीज़ में। बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखा कि अपने यहाँ मुसलमान जो नमाज पढ़ के निकल रहे थे, जुमे का दिन था, और साथ ही साथ अगर हमने कुछ लोगों से बात की है, कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के फैसले से सहमत है, मगर कुछ लोग का कहना ये भी है कि अजान का जो विषय होता है वो संदेश ये होता है कि अजान मतलब मार्केट मतलब दूर दराज से जो लोग आते हैं, जो अजान की जो आवाज़ होती है जो घरों तक जाती है, तो मुसलमान जो होते हैं उनके कान में जो सदा जाती है, जैसे कि इनका कहना था मुसलमानों समुदाय का कि अजान जो होती है इसका यही मर्तबा है कि अजान सुनकर मस्जिद की तरफ मुसलमान आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। मतलब इनको वक्त पता चल जाता है कि नमाज का वक्त हो चुका है और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार इस पर विचार करना चाहिए, लाउड स्पीकर मस्जिद अजान को लेकर एक बार फिर से निर्णय लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ KTV न्यूज़ के लिए जुनेद, वाराणसी से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का हुआ राष्ट्रव्यापी शुभारंभ। बरेका प्रेक्षागृह में 66वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण का किया गया आयोजन। CHS प्रवेश के संदर्भ में BHU ABVP इकाई ने केंद्रीय कार्यालय पर की भूख हड़ताल। और KK चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में GK क्विज कंपटीशन का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।